सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ युगांक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द सिबलिंग्स। वैसे तो ये बोलने की आदत मेरी किसी और चैनल पे थी, लेकिन मैंने ये नया चैनल स्टार्ट किया और जैसा कि पिछली वीडियो में मेरे को जो प्यार मिला है मेरी वीडियो पे एनडीए की एसएसबी में जो गया था 9 जनवरी को, और उस वीडियो में तो मैंने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताया कि कैसे क्या चीज़ें हो रही थी, कैसे क्या करना था, मतलब जो भी प्रोसेस था मैंने एक शॉर्ट मैनर में आपको, मतलब एक व्लॉग के जैसे मैंने उसको बनाया कि मैंने क्या क्या किया उस दिन। तो उसमें बहुत सारा कमेंट आया, बहुत सारा प्यार मिला। मैंने एक्सपेक्टेशंस था नहीं कि इतना कुछ होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा, जूनियर्स ने मेरे, कि इस स्टेप में क्या होता है, इस टेस्ट में क्या होता है, इस दिन क्या होगा, इस दिन क्या होगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक डिटेल्ड एसएसबी 5 डेज़ के एसएसबी टेस्ट का एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जाए। सो ladies and gentlemen, here I am with a very interesting video of SSB 5 day test। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ हर एक चीज़, हर एक टेस्ट के बारे में इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। और इस वीडियो के एंड तक आपको ये पता हो जाएगा कि आप अपने आप को किस लेवल पे प्रिपेयर करो ताकि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में रिकमेंड हो जाओ, मेरी तरह ना कि कॉन्फ्रेंस आउट हो जाओ। सो जो भी 12th में है या जिनका ड्रीम है आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने का, आर्म फोर्सेस के नाम से एकदम सीना चौड़ा हो जाता है, तो जिनका भी ड्रीम है आर्म फोर्सेस में जाने का, उनके लिए वीडियो है। और जो भाई जिनको पता है उनको तो पता ही है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता होता है। मैं भी जब 12th में था, जब मैंने ड्रीम देखा कि मेरे को करना है, मेरे को टेस्ट देना है ये, तो उस टाइम भी मेरे को बहुत सारे सोर्सेज से मैंने नॉलेज कलेक्ट करी, मतलब एसएसबी के बारे में 5 दिन में क्या होगा, इस टेस्ट में क्या होगा, इसमें मुझे कैसा अपने आप को शो करना है। और अलग अलग जगह से, मतलब बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, मैं ऐसा नहीं कहूँगी नहीं है, लेकिन वो डिटेल मैनर एक एक स्टेप मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस एज अ स्टूडेंट, मतलब तुम्हारा भाई एक्सप्लेन करूँगा कि इस वीडियो में, इस वाले टेस्ट में तुम क्या करो, इस वाले टेस्ट में क्या करो। मेरे को जितना आता है मैं वो डिलीवर करूँगा आपके सामने। अच्छा लगेगा तो कमेंट करना और आगे चलते हैं। सो इसी के साथ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है एसएसबी, इसका फुल फॉर्म पहले स्टार्ट करते हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ये एक बोर्ड है, जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूँ। एक बोर्ड है, ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन आर्म फोर्सेस की एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ब्रांच है जो कि रिक्रूट करती है किसको, ऑफिसर्स को। ऑफिसर्स बनने वाले हैं जो इंडियन आर्म फोर्स में जाके ऑफिसर्स बनेंगे, उनको रिक्रूट करने का काम एसएसबी करती है, ठीक है। और ये जिसको भी ऑफिसर बनना है इंडियन आर्म फोर्स में, जिसको भी ऑफिसर बनना है, वो इस प्रोसेस से तो होके ही गुजरेगा। अब बात आती है कि हम इसमें कैसे जाएं, इस एसएसबी में कैसे जाएं। तो एसएसबी में जाने के बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, बहुत सारे रूट हैं, तो मैं अभी उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो इंडिया में हर जगह बहुत सारी एसएसबी हैं। एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे मैं गया था 1 एएफएसबी मतलब एयर फोर्स सिलेक्शन बोर्ड, जो कि एयर फोर्स के ऑफिसर्स को रिक्रूट करेगा। और एसएसबी भोपाल, एसएसबी इलाहाबाद, एसएसबी कपूरथला, एनएसबी नेवल सिलेक्शन बोर्ड वाइजैग, विशाखापट्टनम, तो बहुत हैं। तो अभी हम डिस्कस करते हैं एसएसबी में जाने के कितने रूट होते हैं। So ladies and gentlemen, here is the roadmap to become an officer. To become an officer, here is the officer in Indian Armed Forces. You have to qualify SSB. First of all, you have to qualify SSB. Then after you will become an officer in Indian Armed Forces. अब बात आती है कि हम SSB कैसे पहुँचें। SSB पहुँचने के बहुत सारे रास्ते हैं। तो आप दो स्टेज में आप जा सकते हैं। अगर आप 12th कंप्लीट कर लिए हो तो आप जा सकते हो, या फिर अगर आप फॉर्चुनेट नहीं हैं कि आपने 12th बाद वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली आपको, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप एसएसबी में अपीयर हो सकते हैं। तो मैं पहले बात करूँगा आफ्टर 12th में। आफ्टर 12th में पहले आता है एनडीए, द मोस्ट डिमांडिंग एग्ज़ाम, एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी एक एकेडमी है कपूरथला में, पुणे, महाराष्ट्र। तो वो एकेडमी ऑफिसर्स को स्टूडेंट्स को ट्रेन करती है, 3 साल उन्हें ग्रेजुएशन कराती है। फिर उसके बाद वहाँ से स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स ट्रेनिंग लेते हैं 1 साल की, फिर जाके वो ऑफिसर बनते हैं।
तो यहाँ पे बेसिकली ग्रेजुएशन कराया जाता है। आफ्टर 12th में बच्चों को ग्रेजुएशन कराई जाती है, उसके बाद वो ऑफिसर बनते हैं। बात करते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन की। अगर 12th में आपका नहीं हो पाया तो आप बाहर से ग्रेजुएशन करिए। ग्रेजुएशन करने के बाद आप अपीयर होइए इन सारे एग्ज़ाम्स में, और इनको क्वालिफाई करने के बाद एसएसबी जाइए। एसएसबी क्वालिफाई करने के बाद ऑफिसर बन सकते हैं, और इसमें सिर्फ 1 साल की ट्रेनिंग बची होगी आपकी, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन पहले ही बाहर से कंप्लीट कर चुका है। तो बात करते हैं ये पीसी और एसएससी, परमानेंट कमीशन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन। एनडी एंट्री जो होती है वो परमानेंट कमीशन होती है। अगर इसको आप क्वालिफाई करते हो तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि यू विल बिकम द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और एयर मार्शल और एडमिरल इन इंडियन आर्म फोर्सेस। बट बात करते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन की। ये शॉर्ट सर्विस होता है शॉर्ट पीरियड के लिए, जैसे 10 साल 12 साल ऐसे होता है। ये लंबा नहीं होता, और ये होता है आपका 60 साल के लिए। आप पूरी लाइफ टाइम आप इंडियन आर्मी के लिए सर्व करोगे एनडीए में, अगर एनडीए क्वालिफाई करके जाते हो तो ये हमारा 12th के बाद हो गया। मेरी जो एंट्री थी, जो पिछली वीडियो मैंने जो एक्सप्लेन किया था, वो एनडीए एंट्री से मैं गया था। और अभी एक और खुशी की बात है, मेरी टीईएस एंट्री आने वाली है। मैं जाने वाला हूँ 24th को। सो बेस्ट ऑफ लक टू मी। देखते हैं क्या होता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप कैसे कैसे जा सकते हो। इसमें मैंने 4 ऑप्शन लिखे हैं, और भी 2-3 होते हैं। सीडीएस भी परमानेंट कमीशन होता है, जिसमें बंदा आईए जाता है या एएफए जाता है, ओटीए जाता है। उसके बेस वो चूज़ करता है एग्ज़ाम के टाइम मुझे उसे कहाँ जाना है, उस एकेडमी के लिए वो एग्ज़ाम देता है और अपीयर होता है। क्वालिफाई करके वो एसएसबी जाता है, और एसएसबी क्वालिफाई करने के बाद ऑफिसर बनता है। एफकेट हो गया। एफकेट बेसिकली सिर्फ एयरफोर्स के लिए होता है। एयरफोर्स में ऑफिसर बनने के लिए एफकेट क्लियर करना होता है। एफकेट के ज़रिए आप और बाकी फोर्सेस में नहीं जा सकते, सिर्फ एयरफोर्स के लिए होता है ये। टीजीसी एंट्री हो गई, टेक्निकल ग्रेजुएशन। एसएससी टेक हो गया। तो ये सारे एग्ज़ाम्स जो होते हैं ग्रेजुएशन के बाद होते हैं। आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इन सारे एग्ज़ाम्स में अपीयर हो सकते हैं, और उसके बाद आपको एसएसबी जाने का मौका मिलेगा, और एसएसबी क्लियर करने के बाद आप ऑफिसर बन जाओगे। तो ऑफिसर बनना इतना आसान नहीं है। आपको इस रोड मैप को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँचना होता है, और यहाँ तक पहुँचना वही बंदा पहुँचेगा जिसके अंदर वो क्वालिटी होगी, वो पर्सनालिटी होगी, वो दम रखता होगा, जिगरा रखता होगा सर्व करने का इंडियन आर्मी में, और हर कैपेबिलिटी हर फैक्टर में वो अपना बेस्ट दे रहा होगा, वो हर चीज़ में कैपेबल होगा। और यही चीज़ देखी जाती है एसएसबी में, यही चीज़ चेक होती है कि वो बंदा कैपेबल है कि नहीं उस चीज़ को बियर करने के लिए, जो टफ ट्रेनिंग होने वाली है आगे उसकी, उस चीज़ को बियर करने के लिए वो कैपेबल है या नहीं है। क्या उसके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं कि वो जाके कुछ अच्छा प्रोडक्टिव कर सकता है इंडियन आर्म फोर्सेस में। ऐसे भी हम किसी को नहीं ले सकते। हाँ, तो दैट्स ऑल अबाउट हाउ यू विल go to SSB, and after qualifying SSB you will become an officer in Indian Armed Forces. So अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं SSB के 5 days प्रोसीजर के बारे में। So moving towards the next topic we have tests in SSB. So हमारे SSB में पहले दिन से लेके 5वें दिन तक कौन कौन से टेस्ट हमें देने होते हैं, और उनके बारे में, और उन टेस्ट में क्या होता है, एसेसर्स क्या देखना चाहते हैं स्टूडेंट्स के अंदर, कैंडिडेट्स के अंदर, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट पॉइंट। द फर्स्ट पॉइंट इज़ स्क्रीनिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टू क्वालिफाई। इसको आप क्वालिफाई करते हो तो ही आप जाके इन सारे 4 टेस्ट में अपीयर हो सकते हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, एंड इट इज़ ऑल अबाउट बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स एंड बेसिक ऑब्जर्वेशन स्किल्स। आपके ऑब्जर्वेशन अगर सही है, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना, चीज़ों को देखने का नज़रिया आपका, वो चीज़ अगर सही है, थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल सही है, तो आप स्क्रीनिंग टेस्ट आराम से क्वालिफाई कर लोगे। मैं अभी इसके बारे में डिस्कस करूँगा। उसके पहले मैं बता दूँ कि स्क्रीनिंग होता क्यों है। तो ये टेस्ट अब जैसे एसएसबी के में किसी भी सेंटर पे रिपोर्ट करने आए, जैसे मान लो ये सेंटर है हमारा, यहाँ पे बच्चे रिपोर्ट किए, लेट एज्यूम 200 स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट किया। अब
200 स्टूडेंट्स को तो हम वैसे पर्टिकुलरली तो सारे टेस्ट दे के चेक तो नहीं करने वाले ना इतना। अब इतने बच्चों को एक साथ टेस्ट करना, दिस इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। सो एसएसबी करता क्या है कि वो जैसे आपने पढ़ा होगा वाटर ट्रीटमेंट, जब नाली का पानी आता है तो डायरेक्ट पानी को मशीन में नहीं डालते या फिर डायरेक्ट पानी को ट्रीटमेंट के अंदर नहीं भेजते ट्रीट करने के लिए। वो पहले यहाँ पे ये एक वायर गॉज लगाते हैं ऐसे, जो कि बड़े बड़े कूड़े को, कचड़े को, बड़े बड़े बॉटल्स को, जो रफ मटेरियल्स होते हैं उनको पहले ही रोक देता है, और जो थिन पार्टिकल्स होते हैं वही अंदर जा पाते हैं और उन्हें भी आगे जाके ट्रीट कर दिया जाता है। तो सेम चीज़ एसएसबी करता है कैंडिडेट्स के साथ। वो पहले एक बेसिक टेस्ट करता है स्क्रीनिंग में, और उसमें वो चेक कर लेता है कैंडिडेट के अंदर वो चीज़ कैपेबिलिटी है कि नहीं, मतलब उसके अंदर वो चीज़ दिख रहा है कि नहीं, मतलब वो लायक है कि नहीं इन सारे टेस्ट को अपीयर होने के लिए, या फिर जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, कंपलसरी रिक्वायरमेंट एक ऑफिसर के अंदर होनी चाहिए, वो चीज़ उसके अंदर दिख रही है, तो वो स्क्रीनिंग टेस्ट आराम से क्वालिफाई कर लेगा। बाकी के टेस्ट तो बाद में होने ही हैं, लेकिन पहले स्क्रीनिंग होगा ताकि बच्चों को देखो पढ़ाई में तो सब आगे हो सकते हैं। आप आईआईटी दिन रात मेहनत करके, 11th 12th दिन रात मेहनत करके, लेबर करके, रट के चीज़ों को क्वालिफाई कर सकते हो, लेकिन आप वो पर्सनालिटी कैसे डेवलप करोगे? अगर मैं एक छोटे बच्चे को बोलूँ टेबल याद करने के लिए, उसको याद नहीं हो रहा है, 22 का टेबल है, 23 का टेबल, अगर मैं उसको 2-3 दिन लगातार बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दूँ तो वो तीसरे दिन चौथे दिन पक्का याद करके आ जाएगा। लेकिन पर्सनालिटी ऐसी चीज़ होती है कि ये आपकी बचपन से ही धीरे धीरे डेवलप होती है, और ये ऑल डिपेंड करता है आपके पेरेंट्स, आपके इन्वायरमेंट पे। आपका इन्वायरमेंट कैसा है, आपका फ्रेंड जोन कैसा है, आपका माइंड कैसा है, आपका इन्वायरमेंट कैसा है, आप कौन सी जगह पर रहते हो, ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर आपको आपके पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं, और ये प्रोसेस शुरू होता है आपके बचपन से ही। तो अगर कोई बंदा ऐसे एरिया से आता है जहाँ पे इन्वायरमेंट सही नहीं है, तो थोड़ा मुश्किल होता है उसकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना। वो उस स्टूडेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो चीज़ों को कैसे अडॉप्ट कर रहा है, कैसे देख रहा है। कोई अगर बच्चा है और वो पूरे नेगेटिविटी से भरा हुआ है, घिरा हुआ है, अगर वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उन चीज़ों को अडॉप्ट कर रहा है या फिर अवॉइड कर रहा है, ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है थोड़ा बहुत। तो चीज़ें मैटर करती हैं, इन्वायरमेंट जो भी फैक्टर है वो पर्सनालिटी डिफाइन करता है एक पर्सन का, और ये स्टार्ट होता है आपके बर्थ डेज से ही, बचपन से ही। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें जो पेरेंट्स आपको सिखाते हैं, जो आपके फ्रेंड्स आपसे बोलते हैं, जो आप डेली रूटीन में आप करते हो, ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ही बिल्डअप होकर, कंबाइन होकर आपकी पर्सनालिटी को, ओवरऑल पर्सनालिटी को डिफाइन करती हैं। तो स्क्रीनिंग में हमें एसएसबी में यही चेक होता है कि वो बंदा उस केपेबल है कि नहीं आगे जो टेस्ट होने वाले हैं। अब ऐसा भी नहीं कि हम सारे बच्चों, 200 बच्चे रिपोर्ट ही हैं, सारे बच्चों का हम सारे टेस्ट कराएं, ऐसा भी सबका तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि इसका मेन रीज़न यही है जो मैंने बोला कि आप रिटर्न क्वालिफाई तो कर सकते हो ना बहुत पढ़ के, लेकिन वो पर्सनालिटी कहाँ से लाओगे भाई? पर्सनालिटी वो कहाँ से लाओगे? और वही चेक होता है यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट में, ताकि वो बच्चे में पता चल जाए कि वो आगे जो भी टेस्ट होने वाले हैं उसके कैपेबल है कि नहीं। थोड़ा बहुत दिख रहा है उसके अंदर क्वालिटीज़, तो उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, और आगे जो 5 डे प्रोसीजर होने वाला है उस दिन उसको अलग अलग फैक्टर्स पे टेस्ट किया जाएगा, और फाइनल रिजल्ट 5वें दिन अनाउंस होता है। तो ऐसे चलता है सारा आपका टेस्ट। तो हम बात करते हैं रिपोर्टिंग डे से। तो रिपोर्टिंग डे के दिन आपको 6 बजे या फिर 5 बजे बेसिकली आपको सेंटर पे पहुंचना होता है। ये सारे केसेस में होता है। आप ट्रैवलिंग की बात करें तो आप अपने घर से 2-3 दिन पहले निकलो, वहाँ पे जाओ, सेंटर के बगल में, सेंटर के कुछ दूर पे 1 किलोमीटर के रेंज में आप होटल लो, रुको और आराम से सो, रिलैक्स माइंड से। सुबह जल्दी उठ के थोड़ा मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज कर लो, नहा धो के अच्छे से ड्रेसअप होके, और फॉर्मल में मैंने जो भी डिटेल्स आपको कैरी करने हैं वो मैंने बता दिया था पिछले वीडियो में। इसमें मैं सारे टेस्ट के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो आप फॉर्मल पहनो ड्रेस एक, और पहुंच जाओ अपने सेंटर पे।
सेंटर पे क्या होगा, आपको लाइन में क्यू में खड़ा कराया जाएगा। पहले गेट के बाहर आप क्यू में खड़े हो जाओगे, ठीक। क्यू में खड़ा होने के बाद यहाँ पे ऑफिसर्स होंगे, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स, जो आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे। तो पहले आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा। डॉक्यूमेंट में क्या होगा, आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, जो भी एंट्री है, NDA CDS जो भी एंट्री है, आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। कोरोना का टाइम है तो कोरोना रिपोर्ट होनी चाहिए और आइडेंटिटी कार्ड होनी चाहिए। उसके बाद इतना होने के बाद आप जाओगे किसी हॉल में। हॉल में जाने के बाद आप अपना लगेज रखोगे। लगेज रखने के बाद आपको ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। पहले आप ब्रेकफास्ट करोगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद ब्रीफ किया जाएगा कि ऐसे ऐसे चीज़ें होनी हैं, अभी ये टेस्ट होगा, ये टेस्ट होगा। आपको एक छोटा सा लेक्चर दिया जाएगा वहाँ पे। लेक्चर देने के बाद आप ऑडिटोरियम में जाओगे। ऑडिटोरियम में क्या होगा, ऑडिटोरियम में आप बैठे रहोगे। फिर आपको सीरीज बुकलेट दी जाएगी टेस्ट की, जिसको OIR टेस्ट कहा जाता है, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, OIR टेस्ट। वहाँ पे आपका होगा OIR टेस्ट। ये स्क्रीनिंग के अंदर आता है। स्क्रीनिंग के अंदर 2 टेस्ट होते हैं, OIR टेस्ट और PPDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ये 2 टेस्ट होते हैं। तो पहले चलते हैं OIR टेस्ट पे। OIR टेस्ट में क्या होता है, पहले आपको एक एक बुकलेट दी जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पे एक पर्सन हो, आप कैंडिडेट हो, आपको एक बुकलेट मिलेगी जिसमें रैंडमली 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 40 या फिर 60 क्वेश्चंस होंगे। और ये रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन नॉर्मल इंसान कर लेगा। अगर आप उतने मेंटल एबल हो कॉमन सेंस है तो आसानी से कर लोगे। और आपको रैंडम मिनट्स दिए जाएंगे, रैंडम टाइम दिया जाएगा, जैसे 17 मिनट्स, 23 मिनट्स, 13 मिनट्स, 21 मिनट्स, ऐसे रैंडम टाइम दिया जाएगा। और आपको वो क्वेश्चन उतने में अटेम्प्ट करने रहेगा। फिर आपसे वो बुकलेट वापस ले ली जाएगी। फिर दूसरी बुकलेट मिलेगी, दूसरी बुकलेट। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आपका कैंडिडेट यहाँ पे बैठा है एक, और एक कैंडिडेट यहाँ पे बैठा है। इसको बुकलेट नंबर 1 मिली है, इसको आपको बुकलेट नंबर 2 मिली है, और बगल वाले को बुकलेट नंबर 1 मिली है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये बुकलेट आप कंप्लीट कर लोगे पहला, तो उसके बाद ये आपसे एक्सचेंज करवा लेंगे। तो आपका हो जाएगा अब 1 और इसका हो जाएगा 2। ऐसे ही सारे कैंडिडेट्स आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। तो आपको बेसिकली 2 बुकलेट के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, 2 सीरीज मिलेंगी आपको। तो 2 टेस्ट होंगे OIR के, 2 प्रैक्टिस सीट होंगी। तो आपको दोनों टेस्ट के लिए अलग अलग टाइम दिया जाएगा, वही रैंडम टाइम 17 मिनट्स, 23 मिनट्स। इसको कंप्लीट करने के बाद आप आओगे बाहर, थोड़ा वेट करोगे। मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है, हर एक पॉइंट। थोड़ा वेट करोगे, फिर उसके बाद आपको ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा, 14 या फिर 10 के ग्रुप में। तो आप फिर ऑडिटोरियम में जाओगे, दोबारा ऑडिटोरियम में जाओगे। ऑडिटोरियम में जाने के बाद आपको ब्रीफ किया जाएगा टेस्ट के बारे में। अब यहाँ पे आपका PPDT होने वाला है। अब एक पिक्चर दिखाई जाएगी 30 सेकंड्स के लिए। 30 सेकंड्स के लिए एक पिक्चर आएगी आपके स्क्रीन के ऊपर। उस पिक्चर को क्लियरली देखना है, कुछ नहीं सोचना है उस वक्त, फालतू की चीज़ें कुछ नहीं सोचना है, उधर उधर की चीज़ें, बगल वाला क्या कर रहा है, फिर क्या होगा आगे, कुछ नहीं सोचना है रिजल्ट के बारे में। वो 30 सेकंड्स के लिए कंसंट्रेट करके उस पिक्चर को बस देखना है, एकदम फोकस करके क्या दिख रहा है। और वो पिक्चर होगी ब्लर पिक्चर होगी, वो थोड़ा धुंधलापन होगा। आपको ऑब्जर्व करना है, यहीं पे आपकी चेक होगी कि आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो। हाँ, अगर मैं कुछ सिंबल बनाऊँ एक छोटा सा, हाँ इतना छोटा सिंबल बनाऊँ, तो इससे आपको क्या लग रहा है, इसका आपको देखूँ, आप खुद ट्राई करो, इसको देखने से आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है। अब अलग अलग देखने वाले का नज़रिया अलग अलग हो सकता है। अगर मैं इसको देखूं एक नज़रिए से, एक पर्सपेक्टिव से, तो ये हमारा स्वॉर्ड जैसा लग रहा है, तलवार। ये हैंडल लग रहा है हमारा, ये उसका वो लग रहा है, क्या नाम कहते हैं उसको, होल्डर। और ये है हमारी ब्लेड। ये एक एंगल से स्वॉर्ड लग रहा है। दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें, अगर इसको हम रोटेट कर दें तो ये क्रिश्चियनिटी का सिंबल दिख रहा है। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है और यही आपका चेक होगा। जैसे आप वीडियो में यहाँ से क्लियरली नहीं देख पा रहे हो, तो सेम वही चीज़ होगी आपके पास वहाँ पे। आप क्लियर नहीं देख पाओगे, लेकिन देखने से कुछ आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ वो चीज़ क्या है, वो कहना क्या चाहती है। तो यहीं पे आपका चेक होगा कि आपको क्या दिख रहा है,
दिख क्या रहा है आपको, आपका सोचने का नज़रिया क्या है, आपका मतलब किस एंगल में आप देखते हो सोसाइटी को या फिर अपने चीज़ों को, अपने अगल बगल की चीज़ों को किस एंगल से देखते हो आप, वो चीज़ यहाँ पे चेक हो जाएगी। फिर उसके बाद ये चेक हो गया आपका टेस्ट। ये पढ़ने के बाद एसएसआर को पता चल ही जाएगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आप किस एंगल से अपनी सोसाइटी को, अपने अगल बगल की चीज़ों को किस एंगल से देखते हो, आपका पता चल जाएगा वहीं पे, एसएसआर पकड़ लेंगे। फिर उसके बाद ये कंप्लीट करने के बाद, राइटअप कंप्लीट करने के बाद आपके ग्रुप को लेके जाया जाएगा एक छोटे से रूम में जहाँ पे 3 से 4 एसएसआर बैठे होंगे। इस तरह का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे एसएसआर्स बैठे होंगे और यहाँ पे आपको बैठना होगा ऐसे। यहाँ पे बैठोगे, यू शेप्ड फॉर्मेशन होगा और आप ऐसे बैठोगे। अब यहाँ पे राइटअप तो आपका जमा हो चुका रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, आप एक एक करके एक स्टूडेंट खड़ा होकर अपना राइटअप को एक्सप्लेन करेगा। मैं एग्जांपल में दे दूँ तो जैसे वो बोलेगा कि हेलो जेंटलमैन, from the particular image I perceived that the person is traveling in the bus and going into the nearest town to attend a fair and to enjoy a quality time with his friend and family। तो ऐसे आपको एक एक करके बताना है। स्टार्ट कैसे करोगे, आप पहले उस स्टोरी का, अपनी स्टोरी का थीम बताओगे कि द थीम ऑफ माई स्टोरी इज़ दिस। फिर उसके बाद क्या बताओगे, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स, कि आपने कितने कैरेक्टर उसमें ऑब्ज़र्व किया, कि देयर आर 3 कैरेक्टर्स और देयर आर 4 कैरेक्टर्स। कैरेक्टर ऑब्ज़र्व करने के बाद आप उनकी एज ग्रुप बताओगे कि ये इतने एज के हैं, ये इतने एज के हैं। उसके बाद आप बताओगे कि उनका मूड कैसा है और उसके बाद एक्शंस बताओगे कि वो कर क्या रहे हैं उस इमेज में। तो ये 3-4 चीज़ें आप नोट कर लो। पहले तो थीम, फिर उसके बाद कैरेक्टर, फिर उसके बाद उनका एज, उनका मूड, और उसके बाद एक्शंस, उनके एक्शंस क्या हैं। तो ये एक्सप्लेन कर लोगे आप। उसके बाद नेक्स्ट बंदा अपना ऐसे करते करते सारे बंदे एक्सप्लेन करेंगे। फिर लास्ट जब ये सब इंडिविजुअली अपना स्टोरी को नरेट कर लेंगे, उसके बाद डिस्कशन होगा। डिस्कशन इन द सेंस, अब आपको एक कॉमन स्टोरी बनानी है तो पिक्चर तो एक ही है, अलग अलग पिक्चर तो है नहीं कि स्टोरी अलग हो जाएगी। तो अब आपको डिसाइड करना है, आपके ग्रुप मेंबर को डिसाइड करना है कि आखिर में उस स्टोरी में हो क्या रहा है। सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव होगा। किसी को ये चीज़ तलवार लग रही है तो किसी को ये चीज़ क्रिश्चियनिटी का सिंबल दिख रहा है। अब आप 10 लोगों को या 14 लोगों को डिसाइड करना है कि वो आखिर में है क्या। और इसमें ये मैटर नहीं करता है कि आपकी स्टोरी जो है वही स्टोरी कॉमन स्टोरी बन जाए, ज़रूरी नहीं है। दिस इज़ नॉट ऑल अबाउट टू क्रिएट योर स्टोरी इनटू द कॉमन स्टोरी। इट्स ऑल अबाउट how you are engaging in the group discussion, how you are picking up the common points among all the stories। आपको ये चीज़ एसएसआर ऑब्जर्व करेंगे आपके अंदर। अब यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट होगा तो बहुत मतलब फिश मार्केट हो जाएगा। तो इसके लिए आप कुछ मत करो, बस पेशेंस रखो, चुप रहो और ऑब्जर्व करो। जब सब लोग बोल रहे होंगे ऑब्जर्व करो कि वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, ठीक है। ऑब्जर्व करो उन चीज़ को, ध्यान से सुनो और सबके पॉइंट को मतलब माइंड में अपने नोट डाउन करते रहो। फिर जब बोल के सब थक जाएंगे ना, एक टाइम मिलेगा, एक माइनर सेकंड मिलेगा आपको, उसमें अपना फोड़ दो। उसमें बोलो आप कि हाँ मैं तुम्हारे पॉइंट से एग्री हूँ, और एक चीज़ आप कर सकते हो कि उन जो भी बोल रहे हैं सब के सब, उनके बीच में कॉमन पॉइंट ढूंढो। कॉमन पॉइंट ढूंढने की कोशिश करो कि हाँ इसके अंदर ये कॉमन है, इसके ये भी ये बोल रहा है, ये भी ये बोल रहा है, ये भी ये बोल रहा है। इन सब के अंदर एक ही चीज़ कॉमन पॉइंट है और सब तो बोल ही रहे हैं। और इस चीज़ को तुम बोल दो कि आई हैव ऑब्जर्व दैट दिस इज़ द कॉमन पॉइंट बिटवीन अमंग ऑल द स्टोरीज एंड आई थिंक वी शुड पिक अप दिस एंड कंक्लूड इट इन द कॉमन स्टोरी। तो ये चीज़ ये दिखाएगी कि हाँ आप गुड लिसनर हो, पहली बात तो ये। फिर आप इनिशिएट करना जानते हो, दूसरी बात। और उसके बाद ऐसा भी नहीं होगा कि आप अपनी स्टोरी को फोर्स कर रहे हो, अपनी स्टोरी को फोर्स कर रहे हो कॉमन स्टोरी में इंक्लूड करने के लिए, ये भी नहीं दिखाएगा। तो इससे ये ओवरऑल कंक्लूड होगा कि हाँ आपने इनिशिएट किया, जो आपको टास्क मिला था। आपका टास्क क्या था, कॉमन स्टोरी तक पहुँचना। तो उसमें आपने एक इनिशिएट लिया, जैसे कि कॉमन स्टोरी यहाँ पे पहुँचना है हमारा,
कॉमन स्टोरी, यहाँ पे सब डिस्कशन कर रहे हैं, तो आपने एक स्टेप फॉरवर्ड तो लिया, एक चीज़ को इंक्लूड किया उसमें कि हाँ ये चीज़ हमारी फाइनल डन, अब आगे चलते हैं। जैसे थीम डिसाइड हो गया, अब ये डिसाइड हो गया, आपने डिस्कशन के टाइम ये चीज़ कॉमन पॉइंट पकड़ा, ये चीज़ डिसाइड हो गई, चलो डन, अब आगे चलते हैं। अब आगे एज डिसाइड करो, डन, उसके बाद मूड डिसाइड करो, डन, उसके बाद एक्शन डिसाइड करो, डन, कॉमन स्टोरी आ गई। तो ये जो कॉमन पॉइंट पकड़ने का काम है, सब तो बक 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 करते रहेंगे, ये पकड़ने का जो काम है ना, ये मूड, कैरेक्टर, एज, एक्शन, ये पकड़ने का काम आप करो। बोलने का वो सबको बोलने दो और पकड़ने का काम आप करो। वही हुआ कि मतलब मेहनत करे कोई और फल ले जाए कोई और, वैसा आप काम करो, दिमाग लगाओ। तो ये हो गया हमारा PPDT। और उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद आपको एक जगह गैदर किया जाएगा और वहाँ पे रिज़ल्ट अनाउंस होगा। और फॉर्चुनेट स्टूडेंट जाएंगे 5 दिन रहने के लिए, फर्दर टेस्टिंग के लिए, और बाकी बच्चे अनफॉर्चुनेटली क्या ही कहें, घर जाएंगे वापस। तो ये था पहला टेस्ट, स्क्रीनिंग, जो कि पहले दिन रिपोर्टिंग के दिन ही होता है।